हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरबीएससी के द्वारा कक्षा 8 की जो किताब आपकी निकाली गई है, हमारा राजस्थान, थोड़े नए पैटर्न से ये निकाली गई है। तो इसका आज हम अध्याय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। इसी प्रकार से आपकी कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो भी किताबें हैं 1 बाय 1 इनके सभी चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम कक्षा 8 की जो किताब है आरबीएससी की, इसका चैप्टर 1 यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा। 15 से 20 मिनट के वीडियो में जो 18वीं सदी का राजस्थान है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ चैप्टर खत्म होने के बाद जो भी सवाल आपके यहाँ पर दिए गए हैं, उन सवालों की भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम यहाँ पर अध्याय 1 18वीं सदी के राजस्थान जो है, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, तो 18वीं सदी के राजस्थान में ज़्यादातर हम जो पढ़ेंगे वो मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी के द्वारा संगठित किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था? तो ये शिवाजी के द्वारा संगठित किया गया था। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा और गुजरात पर आक्रमण करने लगे। तो ये मालवा और गुजरात पर आक्रमण करने लगे। मराठाओं का मालवा एवं गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने मेवाड़ में प्रवेश किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठाओं ने कब प्रवेश किया था? तो 1711 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम कहां पर प्रवेश किया था? तो मेवाड़ पर इन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश किया था। और कब प्रवेश किया था? तो 1711 ईस्वी में इन्होंने प्रवेश किया था। तो ये बात एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखने वाली बात है, तो इसे याद रखिएगा। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो 1720 ईस्वी में जो पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने मराठा का जो ध्वज था वो अटक से कटक तक फहराने का निश्चय किया। कब निश्चय किया? 1720 ईस्वी में। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठाओं ने कोटा एवं बूंदी पर आक्रमण किए। तो कोटा और बूंदी पर आक्रमण 1726 ईस्वी में किए गए मराठाओं के द्वारा, कोटा और बूंदी पर आक्रमण, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। तो खिराज देना स्वीकार किया 1728 ईस्वी में। खिराज जो है एक प्रकार का कर था जो कृषि पर लिया जाता था। तो कृषि के ऊपर जो कर लिया जाता था उसे खिराज कहा जाता है। तो 1728 ईस्वी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। तो यह बात भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। खिराज देना डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने कब स्वीकार किया? 1728 में स्वीकार किया था। और कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब हुआ था? 1726 में हुआ था। मराठाओं ने प्रवेश 1711 ईस्वी में सबसे पहले मेवाड़ पर किया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठाओं ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। तो 12 अप्रैल सन 1734 में मराठाओं ने बूंदी के शासक जो बुद्ध सिंह थे, उन्हें यहां पर शासक बना दिया था। यह मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप माना जाता है। तो यह सवाल भी पूछा जाता है, मराठाओं ने राजस्थान की राजनीति में जो प्रथम हस्तक्षेप किया था वो कहां पर किया था? तो प्रथम हस्तक्षेप राजनीति के अंतर्गत ये बूंदी में किया था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठाओं के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। तो ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया राजस्थान के जो भी शासक थे उन्होंने। तो फिर उसके लिए यहाँ पर हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया। तो 17 जुलाई 1734 को हुडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा जो हुडा सम्मेलन हुआ था आपका 17 जुलाई 1734 को ये बुलाया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो ये जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। बुलाया किसने था? तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा बुलाया गया था। इसमें यहाँ पर आमेर के शासक थे सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के भक्त सिंह थे, कोटा के महाराव दुर्जन साल थे। तो यहाँ से सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाता है, हुडा नामक स्थान कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में है। यहाँ पर 17 जुलाई 1734 को क्या हुआ था? तो यहाँ पर जो है हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जहाँ पर जगत सिंह द्वितीय के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, जो कि मेवाड़ के शासक थे। यहाँ पर आमेर के सवाई जयसिंह शामिल हुए, जोधपुर के अभय सिंह यहाँ पर शामिल हुए, नागौर के भक्त सिंह शामिल हुए, कोटा के दुर्जन साल शामिल हुए, बूंदी का दलेल सिंह भी यहाँ पर शामिल हुआ था।
तो बूंदी का दलेल सिंह यहाँ पर शामिल हुआ। इसके अलावा करौली का गोपाल पाल यहाँ पर शामिल हुआ था, तो ये बात ये आपको ध्यान रखनी है। करौली का गोपाल पाल यहाँ पर शामिल हुआ। किशनगढ़ का राज सिंह यहाँ पर शामिल हुआ था। किशनगढ़ का राज सिंह जो नामक शासक था वो भी यहाँ पर शामिल हुआ था। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक जोरावर सिंह भी थे आपके बीकानेर से, वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे। तो जोरावर सिंह बीकानेर से वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे। तो इन शासकों के नाम कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है जो कि ऊडा सम्मेलन में शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा, आमेर का सवाई जय सिंह, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल पाल, किशनगढ़ का राज सिंह और आपका जो बीकानेर का हो जाएगा जोरावर सिंह, ये शामिल हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया। अहदनामे का मतलब क्या होता है? समझौता होता है। अहदनामे का मतलब क्या होता है? इकरारनामा या समझौता इसे कहा जाता है। तो इस सम्मेलन का एक समझौता तैयार किया गया, अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु एवं मित्र दूसरे का शत्रु एवं मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई और इसकी कोई पालना नहीं की गई। तो एक बार एग्जाम में ये रामपुरा वाला सवाल भी पूछा जा चुका है, तो ये आप याद रखिएगा। रामपुरा में जो है इन्होंने वापस से मिलने की योजना बनाई थी। वर्षा ऋतु के पश्चात वापस से मिलने की योजना इन्होंने कहां पर बनाई थी? रामपुरा में बनाई थी। लेकिन ये योजना कामयाब नहीं हो पाई और जो हूडा सम्मेलन था ये आपका विफल हो गया था। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। यानी राजपूत शासक जो थे ये जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, लेकिन यहां पर एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता एवं निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठाओं के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। तो यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आमेर के जो सवाई जयसिंह थे इनकी उदासीनता एवं निर्णयों की अस्पष्टता के कारण मराठाओं के विरुद्ध नीति जो थी वो असफल हो गई थी। इससे मराठाओं को राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था। तो जो ये नाम आप ध्यान रखना, राधाबाई, ये कौन थी? पेशवा बाजीराव जो थे इनकी माता थी राधाबाई। तो राधाबाई को इन्होंने कब राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा था? सन 1735 में भेजा था। तो ये आप सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, तो इसे याद रखिएगा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहां से चौथ वसूली की। चौथ नामक एक कर था, वो इन्होंने यहां पर वसूलना शुरू किया। चौथ नामक कर जो था ये मराठाओं के द्वारा लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। मराठाओं के द्वारा लिया जाने वाला सुरक्षा कर जो था उसे चौथ कर के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, चौथ कर पेशवा बाजीराव ने लेना कब शुरू किया? तो ये राधाबाई जब आई थी 1735 में, इसके बाद ये 1736 में आए, तो फिर ये लेना शुरू कर दिया था। अब आगे देखिए, राजस्थान में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुए उनमें मराठाओं की क्या भूमिका रही? सन 1743 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में मराठाओं की जो भूमिका रही है उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। तो ये जो उत्तराधिकार का जो निर्णय था उसमें दखल देना इन्होंने शुरू कर दिया। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष आपको याद होगा। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर तय हुआ था कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। यानी कि उदयपुर के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, उनकी पुत्री का नाम था चंद्र कंवर बाई। इनका विवाह जो है ये सवाई जयसिंह के साथ कब हुआ था? 1708 ईस्वी में इस शर्त पर तय हुआ था कि इनका जो बच्चा होगा वही जो है वो जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। यानी कि चंद्र कंवर बाई का जो पुत्र था माधो सिंह, इसको राजा नहीं बनाया गया। यहां पर राजा किसको बनाया गया? ईश्वरी सिंह को राजा बनाया गया। तो इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होने लगा। माधो सिंह जो था इसका साथ जो इसके मामा थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में युद्ध हुए थे। आपको पता होगा, एक तो आपका राजमहल का युद्ध हुआ था सन 1747 में टोंक में, जिसमें आपकी ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी। फिर उसके बाद में आपका 1748 में बगरू का युद्ध हुआ था जयपुर में ही। तो बगरू का जो युद्ध हुआ था उसमें जो है समझौता इनके द्वारा किया गया था, जिसमें माधो सिंह को कुछ 4 परगने दिए गए थे। तो 4 परगने जो है ये माधो सिंह को दिए गए थे, जिसमें आपका टोंक, मालपुरा इस टाइप के परगने थे। लेकिन ईश्वरी सिंह के ऊपर जो है बहुत ज्यादा कर उधार हो गया था, फिर उन्होंने सुसाइड करना पड़ा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मराठा सरदार
मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। तो ये माधो सिंह जो था इसका पक्ष किसने लिया? मराठाओं ने लिया, मल्हार राव होलकर ने। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमल और बगरू का युद्ध हुआ। राजमल का युद्ध 1747 में हुआ था, बगरू का 1748 में हुआ था। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठाओं के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। तो जब ईश्वरी सिंह की मृत्यु हो गई तो फिर जो है ये माधो सिंह यहाँ पर शासक बन गया था। और यहाँ पर याद रखना, ये नाम याद रखना है आपको, हरगोविंद नाटाणी। तो हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी, क्योंकि मराठाओं को दिया जाने वाला जो कर था या जो पैसा था वो बहुत ज्यादा ईश्वरी सिंह के ऊपर उधार हो गया था। तो यहाँ पर हरगोविंद नाटाणी जो था इसकी कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को जो है ये आत्महत्या करनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, हरगोविंद नाटाणी। ठीक है, और माधो सिंह मराठाओं के सहयोग से जयपुर का शासक यहां पर बन गया। नाटाणियों की हवेली भी कहां पर है आपकी? तो ये भी आपकी जयपुर में ही स्थित है। फिर अगला संघर्ष आपका कौन सा हुआ? जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। तो जोधपुर में भी आपका उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठाओं ने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और भक्त सिंह, तो राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा, सिंधिया, होलकर के हस्तक्षेप यहां पर बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई। मराठाओं की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर जो है मराठाओं का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दिन प्रतिदिन जो है उनका कर लगाना और उनकी जो है मांगे जो है वो बढ़ने लग गई थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष किन किन के मध्य हुआ था? राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य हुआ था। और राम सिंह का साथ जो है ये किसने दिया था? तो ये मराठाओं ने दिया और राज्य का आधा भाग यहां पर दे दिया था। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मेवाड़ में भी आपका उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। सन 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। तो यहां पर किसको बैठाया गया? अरि सिंह जो था इसको राज सिंहासन पर बैठाया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए, एक अरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। तो यहां पर अरि सिंह और रतन सिंह के मध्य युद्ध छिड़ गया। दोनों ने मराठाओं से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति में मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठाओं के हस्तक्षेप बढ़ता गया। फलतः यहाँ का विकास जो है यह अवरुद्ध हो गया। तो यहाँ पर भी दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जब महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी 1761 ईस्वी में, तो अरि सिंह और रतन सिंह के मध्य जो है यह उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। शासक जो है ये अरि सिंह को बनाया गया था जैसे ही मृत्यु हो गई थी राज सिंह द्वितीय की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से आप सवालों को जो है सही कर सकते हो। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अंग्रेजों के साथ राजस्थान की जो शासक थे उनकी संधियां हुई थी। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठाओं द्वारा फैलाई गई अराजकता से राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हो गया। तो अंग्रेज भी जो है ये राजस्थान की तरफ देखने लग गए। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817-18 ईस्वी में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियां करना शुरू कर दी। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम जो संधि हुई थी वो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी। तो सबसे पहले भरतपुर राज्य ने 1803 में संधि स्वीकार कर ली थी आपकी 29 सितंबर 1803 को। यहां पर भी आपकी दो प्रकार की संधियां हुई थी। एक तो आपकी सहायक संधियां हुई थी, एक आपकी अधीनस्थ संधि हुई थी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये आपकी सहायक संधि है। ठीक है, अधीनस्थ संधियां आपकी 1817-18 में हुई थी। ठीक है, तो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। खाली एक राज्य आपका बचा था, सिरोही राज्य 1818 तक, जिसने संधि स्वीकार नहीं की थी। सिरोही ने भी फिर 1823 ईस्वी में जो इनके महाराजा थे शिव सिंह, उन्होंने फिर संधि स्वीकार कर ली थी। तो केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए सिरोही के, और यहाँ पर शासक कौन थे उस समय? शिव सिंह थे। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। अब यहाँ पर संधियों के परिणाम आप देखिए। संधियों के परिणाम क्या हुए? 1817-18 ईस्वी में संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देसी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो ये खिराज जो दिया जाता था, इससे जो है देसी शासक जो थे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। खिराज क्या होता है? तो कृषि भूमि पर लगने वाला जो कर होता है, इसे खिराज कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची।
स्वदेशी व्यापार उद्योग हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तित हो गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आप देखिए। अहदनामा किसे कहा जाता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। समझौता प्रपत्र जो होता है, इकरारनामा, उसे अहदनामा कहा जाता है। चौथ क्या होता है, तो मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला जो सुरक्षा कर होता है ये आपका चौथ कहलाता है। खिराज जो है ये कृषि भूमि पर लगने वाला कर होता है। तीनों जानकारी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो देखिए जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसके आधार पर कुछ प्रश्न है, आप सही कर पाते हो या नहीं कर पाते। निम्नलिखित में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता अभी हम देख चुके हैं, आपके मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, 18वीं सदी के राजस्थान और मराठा हस्तक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो 18वीं सदी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया, तो ये हम देख चुके हैं, ये बात यहाँ पर सही है। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पर बुलाया गया, ये बात भी सही है। पेशवा बाजीराव की माता राधाबाई 1735 ईस्वी में राजस्थान की धार्मिक यात्रा की थी, तो ये बात भी आपकी सही है। राधाबाई जी के द्वारा 1735 में धार्मिक यात्रा की गई थी। अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला अंतिम राज्य भरतपुर था, तो अंतिम राज्य कौन सा था आपका अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला, यह आपका सिरोही था। ठीक है, भरतपुर ने तो सर्वप्रथम आपकी सहायक संधि स्वीकार की थी। सिरोही ने अधीनस्थ संधि जो है ये आपकी 1823 में स्वीकार की थी, और उस समय यहाँ पर शासक कौन थे, शिव सिंह थे। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया, तो शिवाजी ने संगठित किया। राजस्थान में राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। मराठों द्वारा कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है, तो कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर क्या हो जाएगा, आपका खिराज हो जाएगा। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में ईश्वरी सिंह ने किस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में असफल रहने पर आत्महत्या कर ली थी, तो ये कौन सा युद्ध था, आपका बगरू का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कब माना जाता है, तो राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कब माना गया, तो राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप पूछा जाए तो यह 1734 ईस्वी में माना गया है। ठीक है, बूंदी में जब बुद्ध सिंह को शासक बनाया गया था, बुद्ध सिंह का सपोर्ट किया था मराठाओं ने। अटक से कटक का लक्ष्य निर्धारित किसने किया था, तो यह पेशवा बाजीराव के द्वारा किया गया था 1720 ईस्वी में। राजस्थान में मराठाओं का सर्वप्रथम प्रवेश मेवाड़ में हुआ था 1711 ईस्वी में। तो यह सवाल आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ जो है ये अति लघुरात्मक प्रश्न आपके दिए गए हैं, तो ये आरएस मेंस के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी, राजस्थान में मराठाओं ने सर्वप्रथम कब और कहां प्रवेश किया, तो मेवाड़ में प्रवेश किया था सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में। तो ये डिटेल आपको लिखनी होती है। लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष पर टिप्पणी लिखी है। हुडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो है ये आरएस मेंस के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हुडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में सभी राजपूत शासक मिलकर मराठाओं के खिलाफ एकजुट क्यों नहीं हो सके, तो ऐसे सवालों के आंसर आपको जो है ये आरएस मेंस में देने होते हैं। 1857 के संग्राम में सामंतों की प्रतिष्ठा घटने से आम जनता में असंतोष क्यों फैला, तो ये इनकी जानकारी जो है ये आपके आरएस मेंस में काम आती है। बाकी जो भी सवाल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको जो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के, अगर आपका इंटरेस्ट आता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है इन चीज़ों को पढ़ने में, तो कक्षा 6 से 8 तक की जो नई किताबें आपकी आई है उनका जो है थ्योरी, उनके थ्योरी के साथ साथ जो उनके ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी सवालों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और कक्षा 10 की किताब जो है उसको भी हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी चलते रहने वाली है। थैंक यू सो मच।